जेसीबी रेस्क्यू जायंट एलिफेंट। एक गांव में एक मोटा लड़का रहता था जिसका नाम था गुड्डू। उसे खाने का बहुत शौक था। घर में मां जो सबके लिए खाना बनाती थी वो सारा खाना अकेला खा जाता था। तब भी उसका पेट नहीं भरता था। वो तुरंत होटल जाता और कई किस्म का खाना खाता था। पेट भरते ही उसे बहुत दुख होता था। वो जब तक हजम ना हो सारा खाना दौड़ता रहता था। फिर जब खाना हजम हो जाता वो फिर से खाने की तैयारी करता। दिन भर बस यही उसका काम था। रात को थक कर जब वो सो जाता था तब उसके माँ बाप चैन की सांस लेते थे। गुड्डू के पिताजी संपत लाल जेसीबी ट्रक चलाते थे। एक दिन संपत अपनी पत्नी मीरा से, अरे भगवान, हमारा बेटा ऐसा बन गया है। अरे मैं जेसीबी से जो लोड उठाता हूँ उससे ज्यादा लोड तो इसके पेट में जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्हें भूख लगती है वो ज्यादा खाते हैं, पर ये तो दौड़कर भूख पैदा करता है और फिर डटकर खाता है। हम इसे भुक्कड़ नहीं कह सकते। अरे ये तो खाने का लालची है। पता नहीं इसकी ये बीमारी कब छूटेगी। कहकर दुखी होने लगा। एक दिन गुड्डू एक साधु के आश्रम में पहुंचा। बेटा, तुम्हारा यहाँ कैसा आना हुआ? यहाँ पर पेड़ के पत्ते और फलों के अलावा तुम्हारे खाने लायक कुछ भी नहीं है बेटा। मैं अभी 100 पराठे खाकर आया हूँ स्वामी जी। इसी में मेरा पेट भर गया, इसीलिए मैं आपसे मदद लेने आया हूँ स्वामी जी। अगर तुम्हारा पेट भर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटे? मेरे पेट को और बड़ा कर दीजिए स्वामी जी। मैं चाहे जितना खाऊं मेरा पेट नहीं भरना चाहिए। एक आदमी के पेट को इससे बड़ा करना असंभव है बेटा। तो एक काम कीजिए स्वामी जी, जानवरों में सबसे बड़ा पेट वाला हाथी है ना, तो मुझे हाथी में बदल दीजिए। मैं जंगल में जाकर पेट भरकर खाऊंगा। साधु उसके बारे में सब कुछ समझ गया। ये कौन सी बड़ी बात है बेटा, मैं अभी बदल देता हूँ। मेरे दिमाग में एक और सोच आया है। मैं तुम्हें साधारण हाथी में नहीं, एक जायंट हाथी में बदल देता हूँ। तब तुम जंगल के दूसरे हाथियों को भी डरा कर उनका खाना भी खा सकते हो। तब गुड्डू खुश होकर, अरे वाह स्वामी जी, आप वाकई महान हैं। आप मेरे मन की बात समझ गए। आप तुरंत मुझे एक जायंट हाथी में बदल दीजिए स्वामी जी। साधु के हाथ हिलाते ही गुड्डू एक बड़े हाथी में बदल गया। वो हाथी खुशी खुशी जंगल में चला गया। दूसरे हाथी जो खा रहे थे उन्हें उस जायंट हाथी ने भगा दिया। इस जायंट हाथी को देखकर बाकी हाथी भाग गए। यूं वो जायंट हाथी जंगल में खूब खाने लगा। आखिर में दूसरे जानवर जैसे हिरन और बंदर के भी खाना वो हाथी खाने लगा। एक दिन भीकू मात्रे नाम का एक शिकारी अपने आदमी के साथ उस जंगल में पहुंचा। भीकू अपने आदमी से, अरे सुना है कि इस जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी है। अगर मैंने उस हाथी को मार डाला तो दुनिया भर में मैं मशहूर हो जाऊंगा। तुरंत हम उसके लिए एक गड्ढा खोदते हैं। अगर अपनी किस्मत अच्छी रही तो 10 दिन के अंदर वो इस गड्ढे में आकर गिरेगा। यूं दोनों ने मिलकर वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। उस गड्ढे को टहनियों से और पत्तों से भर दिया। अगले दिन गुड्डू हाथी खाने की तलाश में वहां से जा रहा था। वो आकर ठीक उस गड्ढे में जा गिरा। वो डर के मारे जोर से चिल्लाने लगा। यूं दिन बीत गए। बिना खाने के वो गुड्डू हाथी उस गड्ढे में तड़प रहा था। 10 दिनों बाद भीकू मात्रे गुड्डू के पिताजी संपत के जेसीबी के साथ संपत को लेकर वहां पहुंचा। भीकू संपत से, तुम उस हाथी को अपने जेसीबी से ऊपर उठाओ। जैसे ही वो बाहर आएगा मैं इस विषैली बाण को उस पर चला दूंगा। समझ गए ना? ये सुनकर गुड्डू हाथी जोर से चिंगाड़ने लगा। अपने पिताजी को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा।
संपत ने जेसीबी की मदद से उस हाथी को ऊपर उठाया। भीकू मात्रे तीर को साधे हुए तैयार खड़ा था। गुड्डू हाथी के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तभी साधु वहां पहुंचा। भीकू तीर चलाने ही वाला था कि साधु ने हाथ हिलाया। बस वो हाथी गुड्डू में बदल गया। उसे देखकर भीकू और संपत हैरान रह गए। संपत ने तुरंत गुड्डू को जेसीबी से नीचे उतारा। तब साधु ने जो कुछ हुआ उन्हें सब बताया। देखो बेटा, कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए एक मन में इच्छा होनी चाहिए, लेकिन लालच नहीं होनी चाहिए बेटा। लालच का अंत बुरा ही होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम अब तक समझ गए होगे। मैं बिल्कुल समझ गया स्वामी जी। लालच के कारण मैं अपने जान गंवा रहा था स्वामी जी। अब से मैं खूब मेहनत करके काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा और उन पैसों से दूसरों को भी खिलाऊंगा और खुद भी खाऊंगा स्वामी जी, कहकर स्वामी जी को प्रणाम किया। ये सुनकर संपत बहुत खुश हुआ। ये सब तो ठीक है, पर मेरा क्या होगा स्वामी जी? अब जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है उसका क्या? आप अगर थोड़ी देर से आते तो अच्छा था ना स्वामी जी। मैं इसे मारकर नाम तो कमा लेता। तुम भी तो लालची हो बेटा। क्या तुम नहीं जानते कि जंगली जानवरों को मारना कितना बड़ा पाप है? अब दोबारा तुम शिकार करने गए तो मैं तुम्हें भी किसी न किसी जानवर के रूप में बदल दूंगा, खबरदार। ये सुनकर भीकू डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। फ्लाइंग डोसा वाला। दूल्हे नाम के गांव में पल्ली नाम का व्यक्ति कई साल पहले ही साउथ इंडिया से आकर वहां डोसा बनाकर बेचता था। पळनी बहुत अच्छे डोसा बनाता था। पळनी की डोसे की खासियत यह थी कि पळनी डोसा बनाता था और फिर उसे हवा में उछालता था। वो डोसा उछलता हुआ जाता और सीधा जाकर खाने वाले के प्लेट में जा गिरता। कस्टमर्स बहुत हैरान होते थे। ये देखने के लिए लोग पळनी डोसा सेंटर उमड़ उमड़ कर जाते थे। यूं पळनी ने काफी पैसे कमाए। उस गांव में उसने एक बहुत बढ़िया घर बनाया था। उसने कार भी खरीदा। यूं पळनी को घमंड होने लगा और वो कंजूस भी बनने लगा। वो डोसा लापरवाही के साथ फेंकने लगा। कई बार डोसा उछलकर जाकर कस्टमर के चेहरे पे जा चिपकता। गांव वाले उससे नाराज होने लगे, पर बच्चों की फरमाइश को मना ना कर पाके लोग वहां जाते थे। एक दिन पळनी डोसा सेंटर के पास बालमुर्गन नाम का व्यक्ति आया। अने मैं बालमुर्गन हूँ। आपने मेरी माँ से कहा था ना कि आप मुझे सर्वर का काम देंगे। अने मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। मैं आपके भरोसे उतना दूर से आया। मैं आपके पास मेहनत से काम करेंगा और आपके पास सेटल हो जाएगा। अन्ने देखो तंबी, मुझे सर्वर की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि तुम हमारे दूर के रिश्तेदार हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मन लगाकर काम करना, तरक्की करोगे। अगले दिन से पळनी बालमुर्गन से टेबल साफ करना, बर्तन मांजना, आटा पीसना, आलू प्याज काटना और रेस्टोरेंट को झाड़ू मारना जैसे काम कराता था। इस तरह बालमुर्गन तड़के सवेरे से आधी रात तक कोल्लू के बैल की तरह काम करता रहता था। महीने के बाद पळनी बालमुर्गन से, तुम्हारी जो तनख्वाह है उसमें से तुम्हारे खाने का पैसा काट दें तो बाकी 500 रुपए बचे हैं, ये लो। थोड़ा कम खाया करो और ज्यादा मेहनत करो, तब और पैसे कमाओगे। ये सब काम कब सीखोगे बेटा? बालमुर्गन के कुछ समझ में नहीं आया। बेचारा बालमुर्गन उस दिन से खाना बिल्कुल कम कर दिया और मेहनत करके काम करने लगा। अगले महीने पळनी ने उसे सिर्फ 300 रुपए दिए। अन्ने आपने और पैसा क्यों काटा? अन्ने मैंने कोई गलती किया क्या? तंबी, तुम पैसे का वैल्यू नहीं जानता। अब बताओ, इस टिफिन सेंटर में ज्यादा मेहनत कौन करता है? मैं। डोसा बनाना और उसे निशाने देकर प्लेट में डालना, ये सब कौन करता है? मैं। और तुम क्या करते हो? सिर्फ प्लेट उठाते हो और धोते हो। इस महीने 2000 रुपए का मेरा नुकसान हुआ है, इसलिए तुम्हारा 200 रुपए काटा है। तुम और मेहनत करोगे तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ेगी। बालमुर्गन समझ गया कि ये उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। अगले दिन बालमुर्गन की माँ ने उसे फोन किया।
मगने எப்படி இருக்குடா? तुम्हारा भाई पलनी कह रहा था कि वो तुम्हारा अच्छा ख्याल रख रहा है। ये बात सुनने के बाद ही मैंने सोचा है कि अगले साल तुम्हारी बहन की शादी करा दे। पैसे फालतू में खर्च ना करो बेटा, जमा करते रहो। बालमुरुगन की आंखों से आंसू निकलने लगे। ये सोचकर कि वो दुखी ना हो, बालमुरुगन ने अपने माँ को ये सब कुछ नहीं बताया। बालमुरुगन तुरंत पलनी के पास से चला गया। बालमुरुगन ने 2 महीने तक डोसा बनाना और उसे फेंकने का प्रैक्टिस करने लगा। बालमुरुगन द्वारा उछले गए डोसा बहुत दूर जाकर गिरने लगे। आखिर में वो जहाँ चाहता था डोसा ठीक उसी जगह जाकर गिरता था। 2 महीने बाद बालमुरुगन ने पलनी के डोसा दुकान के सामने ही साइकिल पर अपना डोसा सेंटर खोला। उस साइकिल पर फ्री होम डिलीवरी का बोर्ड भी लगाया। उस बोर्ड पर अपना फोन नंबर भी लिखा। एक व्यक्ति ने उसे परखने के लिए उस फोन नंबर पर फोन किया। तब बालमुरुगन ने बिट्टू नाम के लड़के से, बिट्टू मैं जब तक डोसा बनाऊं तुम इस एड्रेस पर जाकर प्लेट में चटनी डालकर तैयार रहो। बिट्टू जिन्होंने ऑर्डर दिया था उनके घर जाकर उनके डाइनिंग टेबल के ऊपर प्लेट पर चटनी डालकर बैठा। अरे सिर्फ चटनी, डोसा कहाँ है? आ रहा है सर, इट्स ऑन द वे। डोसा साइकिल के पास बालमुरुगन ने डोसा को हवा में उछाला। वो डोसा हवा में उछलता हुआ गया, गलियों को पार करते हुए उनके घर के कंपाउंड के अंदर घुसा। वो खिड़की के अंदर से प्रवेश हुआ और जाकर डाइनिंग टेबल के ऊपर रखे उस प्लेट में जा गिरा। वो व्यक्ति हैरान हो गया। उसके बच्चों ने जोर से ताली बजाई। ये बात सारे गांव में फैल गई। सब बालमुरुगन को फोन पर ऑर्डर देने लगे। एक व्यक्ति ने बस में जाते जाते बालमुरुगन को डोसा का ऑर्डर किया। बालमुरुगन ने उस डोसे को उछाला। वो डोसा बस का पीछा करने लगा। वो डोसा यूं आकर बस के खिड़की में प्रवेश हुआ और उस व्यक्ति के पेपर प्लेट में जा गिरा। वो व्यक्ति खुशी खुशी उसे खाने लगा। उस सुपर फ्लाइंग डोसा की ख्याति देश भर में फैलने लगी। इस तरह कुछ ही महीनों में बालमुरुगन ने खूब पैसे कमाए। पलनी का धंधा एकदम ठप पड़ गया। पलनी वो गांव छोड़कर चला गया। बालमुरुगन ने अपने बहन की शादी खूब धूमधाम से किया।